अस्पताल के गलियारे में प्रिया सुन्न खड़ी थी। उसके हाथ कसकर उसके कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए थे। उसका सीना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर भारी बोझ रख रहा हो। उसने अभी अभी डॉक्टर को यह बताते हुए सुना था कि उसकी सगी माँ श्रीमती दामिनी गर्भवती है। यह अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन जिस बात ने उसे लगभग गिरा दिया वह यह थी कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का खून उसके पति रोहन के खून से मेल खाता था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या उसकी माँ उसके पति के साथ सोई थी? चक्कर आने के एहसास ने प्रिया को गिरने से बचने के लिए दीवार को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, डॉक्टर पर ज़बरदस्ती मुस्कुराई और कांपती हुई आवाज़ में कहा, शायद कोई गलती हुई है ना? डॉक्टर ने उसे सहानुभूतिपूर्ण लेकिन गंभीर आंखों से देखा। डीएनए टेस्ट के नतीजों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। इसमें कोई गलती नहीं है प्रिया जी। प्रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में खून जम गया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रिया लड़खड़ाते हुए अस्पताल से बाहर निकली। उसके कांपते हाथ रोहन का नंबर डायल कर रहे थे। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसकी गर्म आवाज़ उसके दिल में एक छुरी की तरह चुभ गई। क्या हुआ प्रिया, तुमने सुबह सुबह फ़ोन किया? वह चीखना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, दौड़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसके विवेक ने उसे शांत रहने को कहा। अगर उसने अपना आपा खो दिया तो वह कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएगी। क्या तुम अभी घर आ सकते हो? क्या कुछ हुआ है? मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है। कुछ ही मिनटों के बाद रोहन घर में दाखिल हुआ। प्रिया सोफे पर बैठी थी। उसके दोनों हाथों में टेस्ट रिपोर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। अपनी पत्नी को देखकर वह जल्दी से चिंता के साथ उसके पास आया। क्या हुआ प्रिया? उसने अपना सिर उठाया और उसे देखा। शादी के 4 साल बाद पहली बार उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी इतना अजनबी है। क्या तुम मेरी माँ के साथ सोए हो? रोहन चौंक गया। उसने अपना मुंह खोलकर उसे ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया की सबसे पागल बात कही हो। प्रिया, तुम ये क्या कह रही हो? उसने टेस्ट रिपोर्ट मेज पर जोर से फेंकी। तो इसे समझाओ, मेरी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का खून तुमसे कैसे मेल खाता है? रोहन अवाक रह गया। उसने कागज़ उठाया। उसकी आंखें जल्दी से नंबरों पर गईं और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह असंभव है। वह कड़वाहट से हंसी। तो तुम बताओ ये कैसे हुआ? वह कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। अपने बालों को हाथों से मसलते हुए उसकी सांसें तेज हो गई। प्रिया, मैं कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं कभी तुम्हारी माँ के साथ नहीं सोया। उसने उसे देखा। उसका हर शब्द उसके दिल पर चाकू की तरह वार कर रहा था। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? यह बच्चा कहाँ से आया? प्रिया और सहन नहीं कर सकी। वह उठी और घर से बाहर भाग गई। उसे अपनी माँ से मिलना था। वह श्रीमती दामिनी के बंगले पर पहुंची। जब उसने अपनी माँ को स्पष्ट रूप से उभरे हुए पेट के साथ देखा तो प्रिया को उबकाई आई। वह उसके सामने दौड़ी और चिल्लाई, माँ, आप मेरे पति के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हैं? श्रीमती दामिनी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके विपरीत उन्होंने शांति से अपने पेट को सहलाया और एक ठंडी मुस्कान दी। क्या तुम हमेशा एक बच्चा नहीं चाहती थी? अगर तुम जन्म नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारी जगह जन्म दूंगी। उनके शब्द प्रिया के कानों पर बिजली की तरह गिरे। माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? श्रीमती दामिनी ने कंधे उचकाए। उनकी आंखों में एक भयानक शांति थी। रोहन एक अच्छा आदमी है। मैं इस वंश को ख़त्म नहीं होने दे सकती। प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसे लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका कांप रही है। आपने उसके साथ क्या किया? श्रीमती दामिनी हल्के से हंसी। उससे याद नहीं है ना? खैर, थोड़ी सी दवा, एक खास रात, और अब मेरे पास वह है जो मैं चाहती थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया ढह रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ने उसके पति का बलात्कार किया था। उसने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आप एक शैतान हैं। श्रीमती दामिनी ज़ोर से हंसी। नहीं, मैं बस वही कर रही हूँ जो इस परिवार को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। प्रिया ने अपनी माँ को घृणा से भरकर देखा।
उसने कसम खाई कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े वह उसे उसके पापों की सज़ा दिलवाएगी। प्रिया ने अपने सामने खड़ी महिला को घृणा से देखा। क्या यह उसकी सगी माँ थी, वह जिसने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, वह जिसका वह कभी सम्मान करती थी। यह सोचकर उसका दिल टूट गया कि श्रीमती दामिनी ने क्या किया था। आपने रोहन के साथ क्या किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी भ्रमित आंखें श्रीमती दामिनी को घूर रही थी। उनकी ठंडी आंखों में पश्चाताप की एक झलक खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रीमती दामिनी बस मुस्कुराई, एक आत्मसंतुष्ट और गर्व भरी मुस्कान। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस संपत्ति को एक बेकार बहू के हाथों में जाने दूंगी जो बच्चे पैदा नहीं करता है? सख्ती उसकी आवाज़ मीठी लेकिन जहरीली थी। मैंने बस यह सुनिश्चित किया कि परिवार का वंश चलता रहे। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। प्रिया गुस्से से कांप उठी। माँ, तुम एक शैतान हो। श्रीमती दामिनी ज़ोर से हंसी, एक हंसी जो बड़े बंगले में गूंज उठी। मैं ही एकमात्र हूँ जो समझती है कि इस परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है। प्रिया के दिल में गुस्सा फूट पड़ा। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। नहीं, वह गुस्से को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दे सकती। उसे एक योजना की ज़रूरत थी। उसे सब कुछ उजागर करना था। उसने एक गहरी सांस ली, एक कदम पीछे हटी। आपको लगता है कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकती हैं। आपको लगता है कि रोहन इसे स्वीकार करेगा। श्रीमती दामिनी ने कंधे उचकाए। उनकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी। वह इसे स्वीकार करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बच्चा पैदा होगा और जब यह पैदा होगा तो यह इस परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। प्रिया ने घृणा से अपना पेट सिकुड़ते हुए महसूस किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। वह मुड़ी और बंगले से बाहर निकल गई। उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंधी हुई थीं। उसे कुछ करना था। वह अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी इस तरह नियंत्रित नहीं करने दे सकती। वह घर लौटी और देखा कि रोहन अभी भी सोफे पर बैठा है। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ है। उसे देखकर वह उठा और पास आया। प्रिया, क्या तुमने माँ से बात की? ये सब क्या है? मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रिया ने अपने पति की आंखों में देखा। उसका दिल दर्द से भर गया। वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन संदेह अभी भी बना हुआ था। क्या तुम्हें कोई ऐसी रात याद है जब तुम नशे में थे, जिस रात मेरी माँ ने कहा था कि वह तुम्हारे साथ थी? रोहन ने भौहें सिकोड़ी अपनी याददाश्त खंगालने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मुझे बस उनके साथ शराब पीने तक का याद है। और फिर अगली सुबह मैं अपने कमरे में उठा। मुझे और कुछ याद नहीं है। प्रिया कड़वाहट से हंसी। क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें नशा दिया था। रोहन चौंक गया। उसकी आंखें आतंक से भर गईं। क्या उन्होंने मुझे नशा दिया? जब मैं होश में नहीं था तब मेरा फ़ायदा उठाया और अब वह गर्भवती हैं। रोहन पीछे हटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। नहीं, यह असंभव है। वह तुम्हारी माँ है। वह मेरी सास है। वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उन्होंने किया और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वह यह भी चाहती हैं कि मैं उस बच्चे को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करूं। रोहन अचानक कुर्सी पर गिर गया। उसके हाथों ने उसका सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह एक बुरा सपना है। प्रिया उसके बगल में बैठ गई। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकते। हमें कुछ करना होगा। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। लेकिन अब क्या करें? तुम्हारी माँ के पास शक्ति है, पैसा है और वह किसी से नहीं डरती। प्रिया एक पल के लिए चुप रही, फिर अपना हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमें सबूत खोजने होंगे। हमें उन्हें बेनकाब करना होगा। रोहन ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें बचाने के लिए और उस बच्चे को इस पाप में पैदा होते ना देखने के लिए कुछ भी करूँगा। उन्होंने अपनी योजना शुरू की।
प्रिया अस्पताल लौटी अपनी माँ के रिकॉर्ड खोजने की कोशिश कर रही थी। जिस डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट किया था वह कुछ जानता हुआ लग रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन ने उन दवाओं की जांच की जो उसकी सास ने उसे नशा देने के लिए इस्तेमाल की होंगी, और उसने पाया कि श्रीमती दामिनी के कमरे में एक अजीब नुस्खा था। यह एक शक्तिशाली शामक था। घर की नौकरानी शांति ने उस रात कुछ देखा था। पहले तो वह कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जब प्रिया ने उससे विनती की तो शांति ने आखिरकार सच्चाई बता दी। प्रिया दीदी, उस रात मैंने दामिनी मैडम को रोहन साहब को उनके कमरे में ले जाते देखा था। वह होश में नहीं थे। अगली सुबह वह एक अजीब मुस्कान के साथ बाहर आई। मुझे पता था कि कुछ गलत है, लेकिन मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शांति ने सिर हिलाया और प्रिया को एक यूएसबी दी। मैंने चुपके से उस रात के गलियारे के कैमरे से फुटेज रिकॉर्ड कर लिया था। इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। प्रिया ने यूएसबी ली। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई इतनी क्रूर होगी। उसने और रोहन ने इस वीडियो को पुलिस के पास ले जाने की योजना बनाई, लेकिन श्रीमती दामिनी को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। जब उन्हें उनकी योजना का पता चला तो उन्होंने हर सबूत को नष्ट करने का एक तरीका खोजा, यहाँ तक कि उन पर नज़र रखने के लिए लोगों को भी काम पर रखा। एक रात प्रिया को एक अजीब फ़ोन आया। रुक जाओ बेटी, अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ। प्रिया कांप गई। माँ, क्या तुम मुझे डरा रही हो? श्रीमती दामिनी हल्के से हंसी। नहीं, मैं बस तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर तुम रुक जाती हो तो मैं सब कुछ वैसा ही रहने दूंगी। अगर नहीं तो मुझे डर है कि आगे जो होगा वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। प्रिया ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आप मेरी माँ नहीं हैं। मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ, चाहे तुम चाहो या न चाहो। फ़ोन कट गया। प्रिया ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हमें इसे एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। वे नहीं जानते थे कि यह एक लंबे बुरे सपने की शुरुआत थी। प्रिया ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसकी सगी माँ अब वह माँ नहीं रही जिसे वह जानती थी। जिस क्षण उन्होंने उसके पति को अपना आदमी बनाने का फैसला किया, सब कुछ बहुत दूर चला गया था। वह रोहन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हम उन्हें इस तरह से जारी नहीं रखने दे सकते। हमें इस मामले को सबके सामने लाना होगा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भ्रम स्पष्ट था। मुझे डर है कि वह हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम जानती हो कि वह क्या कर सकती हैं। प्रिया ने अपनी ठुड्डी कस ली। जितना अधिक उतना ही मैं पीछे नहीं हट सकती। वे जानते थे कि श्रीमती दामिनी पर आरोप लगाना आसान नहीं था। उनके पास शक्ति, पैसा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अगर वे उन्हें गिराना चाहते थे तो उन्हें अकाट्य सबूत चाहिए थे। प्रिया ने तुरंत घर की पुरानी नौकरानी शांति से संपर्क किया। जब शांति ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। प्रिया दीदी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपसे क्या कहा तो मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप ही एकमात्र हैं जिन्होंने उस रात जो हुआ वह देखा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो वह दूसरों को चोट पहुंचाती रहेंगी। शांति थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर आ भरी। मेरे पास एक वीडियो है। मैंने इसे सबूत के तौर पर रखा है, लेकिन मैंने इसे किसी को देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे प्रिया के हाथ में रखा। इसमें वो है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। प्रिया ने यूएसबी ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वह सबूत था जो उसकी माँ को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था।
वह और रोहन जल्दी से घर लौटे और यूएसबी खोली। स्क्रीन पर बंगले में सुरक्षा कैमरे से वीडियो दिखाई दिया। तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन वे देख सकते थे कि श्रीमती दामिनी रोहन को अपने कमरे में ले जा रही हैं। उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। उसका शरीर एक नशे में धुत व्यक्ति की तरह लड़खड़ा रहा था। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिया ने महसूस किया कि उसका पेट कस गया है। इसमें कोई शक नहीं था। उन्होंने पहले से ही योजना बनाई थी। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। प्रिया ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। हम इस मामले को सबके सामने लाएंगे। लेकिन जैसे ही वह वीडियो को कॉपी करने वाली थी, घर की बत्तियां अचानक झिलमिलाने लगीं। उसका फ़ोन एक अज्ञात नंबर से एक संदेश के साथ बजा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकती हो? प्रिया कांप गई। उन्हें पता चल गया था। रोहन उठा। हमें अभी जाना होगा। वे जल्दी से यूएसबी लेकर घर से निकल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक काली कार तेज़ी से आई, लगभग उन्हें टक्कर मार दी। दोनों फुटपाथ पर गिर पड़े। अंधेरे में गायब होती कार को देखते हुए हाँफ रहे थे। उनकी मुट्ठियाँ इतनी कसकर बंधी थीं कि खून बहने लगा। वह हमें मारने की कोशिश कर रही हैं। प्रिया ने अपने पति को देखा। उसका दिल अत्यधिक भय से भर गया, लेकिन वह डर उसे रोक नहीं सका। नहीं, अब मुझे इस मामले को और भी ज़्यादा ख़त्म करना होगा। उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशन जाने का फ़ैसला किया। पुलिस ने वीडियो की जांच की, लेकिन एक अधिकारी ने भौहें सिकोड़ी। ये एक गंभीर आरोप है, लेकिन हमें और सबूत चाहिए। क्या कोई गवाही दे सकता है? प्रिया ने शांति के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने घर पर फ़ोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, वह और रोहन तुरंत बंगले की ओर भागे। घर का दरवाज़ा अधखुला था। घर के अंदर का माहौल अजीब तरह से ठंडा था। वे अंदर भागे और शांति को फर्श पर गतिहीन पाया। खून बह रहा था। प्रिया चिल्लाई नहीं, वह मर नहीं सकती। रोहन ने शांति की नब्ज़ जांची। वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी सांसें कमज़ोर हैं। उसने शांति का फ़ोन खोजा और एक अधूरा संदेश पाया। प्रिया दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने पाया कि संदेश अधूरा था। रोहन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उन्होंने पहले ही कदम उठा लिया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। इस बीच पुलिस पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया। प्रिया ने महसूस किया कि उसके हाथ ठंडे पड़ गए हैं। उसकी माँ न केवल अपनी बेटी को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, बल्कि वह अपने अपराधों को छिपाने के लिए हत्या करने को भी तैयार थी। लेकिन वह उसे जीतने नहीं दे सकती। रोहन ने उसे दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से देखा। हम इसे अंत तक ले जाएंगे और इस बार कोई वापसी नहीं होगी। शांति को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, लेकिन उसके घाव बहुत गंभीर थे। प्रिया बाहर बैठी, उसके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। अगर शांति नहीं बची तो वे सबसे महत्वपूर्ण गवाह खो देंगे। रोहन उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह अब पहले जैसा शांत आदमी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गुस्से में था। वह नहीं रुकेंगी। अगर वह हत्या करने की भी हिम्मत कर सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह हमें अकेला छोड़ देंगी? प्रिया जानती थी कि वह सही कह रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वे पीछे नहीं हट सकते। आपातकालीन कक्ष का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया। वह खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी कोमा में है। हमें नहीं पता कि वह कब होश में आएगी। प्रिया ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकती थी। वह रोहन की ओर मुड़ी। हम इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर वह होश में आ गई तो मेरी माँ फिर से हमला कर सकती हैं। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो हमें इसे अभी ख़त्म करना होगा। वे अस्पताल से निकले और तुरंत पुलिस स्टेशन गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। श्रीमती दामिनी ने स्वेच्छा से रिपोर्ट करने के लिए खुद को पेश किया था। उन्होंने एक पूरी तरह से अलग कहानी गढ़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिया और रोहन संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे।
कि वे ही थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी। प्रिया ने पुलिस को अविश्वास से देखा। क्या यह असंभव है? पुलिस अधिकारी ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। हमें आगे की जांच के लिए आप दोनों को हमारे साथ ले जाना होगा। रोहन ने अपने दांत पीसे, लेकिन वह जानता था कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें स्टेशन ले जाया गया और घंटों तक पूछताछ की गई। इस बीच श्रीमती दामिनी शांति से कुर्सी पर बैठी रहीं। उनकी ठंडी आंखें अपनी बेटी और दामाद को देख रही थीं। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। प्रिया गुस्से में थी, लेकिन वह जानती थी कि वे इस समय कुछ नहीं कर सकते। ठीक उसी समय पुलिस अधिकारी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और उसका चेहरा बदल गया। शांति अभी होश में आई है। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। यह उनका एकमात्र मौका था। उन्हें शांति का बयान लेने के लिए अस्पताल जाने की अनुमति दी गई। जब वे पहुँचे तो शांति अभी भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। श्रीमती दामिनी, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने सच्चाई को छिपाने के लिए सब कुछ किया। वह बच्चा रोहन का है, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था। उन्होंने उसे नशा दिया था। पुलिस ने बयान दर्ज किया। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने श्रीमती दामिनी के शब्दों में विरोधाभास को पहचानना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने आगे की जांच के लिए श्रीमती दामिनी को गिरफ्तार करने का फैसला किया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो उनकी आंखों में ज़रा भी डर नहीं था। उन्होंने रोहन और प्रिया को देखा। उनके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? बच्चा अभी भी पैदा होगा और वह सब कुछ जारी रखेगा। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। वह पाट करता नहीं जानती थी कि क्या वह वास्तव में इस बुरे सपने से बच गई है, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल आने वाली त्रासदियों की शुरुआत थी। श्रीमती दामिनी को पुलिस ले गई, लेकिन जाने से पहले उनकी आंखों ने प्रिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक हारे हुए व्यक्ति की आंखें नहीं थीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थीं जिसके पास अभी भी एक गुप्त कार्ड था। प्रिया और रोहन अस्पताल के गलियारे में खड़े थे। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अंत में उन्होंने सच्चाई को उजागर कर दिया था। अपनी माँ को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। शांति अभी भी कमज़ोर थी, लेकिन उसने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया दीदी, क्या आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? प्रिया ने उसे देखा। उसका दिल बेचैनी से भर गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप किस बात की चिंता कर रही हैं? शांति ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन चेतावनी से भरी हुई थी। उनके गर्भर लाथा में पल रहा बच्चा रोहन साहब का सगा बच्चा है। क्या आपको लगता है कि वह इसे जाने देंगी? रोहन कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। उसके हाथों ने उसका सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि वह मौजूद हो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रिया ने अपने पति को देखा। उसका दिल विरोधाभास से भर गया। वह एक निर्दोष जीवन था। वह यह नहीं चुन सकता था कि उसे कौन जन्म दे, लेकिन यह एक अपराध का परिणाम भी था। पुलिस यह घोषणा करने के लिए आई कि श्रीमती दामिनी को जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ठीक उसी समय एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। श्रीमती दामिनी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल सबसे अच्छे वकील को काम पर रखने के लिए किया था। इतना ही नहीं, उनके पास चीज़ों को और अधिक जटिल बनाने के लिए झूठे सबूत भी थे। उनके वकील ने घोषणा की कि श्रीमती दामिनी ने रोहन को नशा नहीं दिया था, बल्कि रोहन स्वेच्छा से उनके पास आया था। यह बयान प्रिया के कानों पर बिजली की तरह गिरा। असंभव। लेकिन जनता की राय दो धाराओं में बांटने लगी थी। एक पक्ष प्रिया और रोहन के आरोपों पर विश्वास करता था, लेकिन दूसरा पक्ष मानता था कि यह सब प्रिया द्वारा अपनी सगी माँ को बदनाम करने की साजिश थी। प्रिया ने असहाय महसूस किया। श्रीमती दामिनी के पास बहुत अधिक शक्ति थी।
उन्होंने सब कुछ गणना कर लिया था। वह रोहन की ओर मुड़ी, उसकी आवाज़ कर्कश थी। हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें घृणा से भर गईं। वह उस बच्चे को हमें नियंत्रित करने के लिए एक हथियार में बदलना चाहती हैं, लेकिन हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हें और सबूत चाहिए थे। वे उस अस्पताल गए जहां श्रीमती दामिनी ने गर्भवती होने से पहले अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई थी, और वहां उन्हें एक और भयानक सच्चाई का पता चला। श्रीमती दामिनी ने केवल रोहन के शुक्राणु का उपयोग नहीं किया था जैसा कि उन्होंने सोचा था। मेडिकल रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि उन्होंने जानबूझकर भ्रूण को संशोधित किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा पूरी तरह से रोहन जैसा दिखे। दूसरे शब्दों में, वह न केवल अपने दामाद से एक बच्चा पैदा करना चाहती थी, बल्कि वह रोहन का एक और संस्करण भी बनाना चाहती थी। एक ऐसा आदमी जो हमेशा के लिए उसका हो। प्रिया ने एक ठंडक महसूस की। यह केवल एक बलात्कार का मामला नहीं था, यह एक विकृत योजना थी। रोहन दस्तावेज पढ़ते हुए अवाक रह गया। वह सच में पागल है। वह सिर्फ एक पोता नहीं चाहती थी, वह एक और रोहन चाहती थी। प्रिया ने मुश्किल से निगला, उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि अगर उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया तो वे कभी भी उनके नियंत्रण से नहीं बच पाएंगे। उसने अपने पति को दृढ़ आंखों से देखा। हमें उन्हें इस बच्चे को जन्म देने से रोकना होगा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते एक और खबर आई। श्रीमती दामिनी ने जमानत के लिए आवेदन किया था और केवल एक दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जब प्रिया और रोहन घर लौटे तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। वे लिविंग रूम में दाखिल हुए और मेज पर एक पत्र था। श्रीमती दामिनी ने लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम माँ के खिलाफ जा सकते हो? मत भूलो, ये बच्चा रोहन का खून है, यह मेरा है और तुम मुझे इसे जन्म देने से नहीं रोक सकते। रोहन ने पत्र को कसकर पकड़ लिया, उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। वह नहीं रुकेंगी, वह इस बच्चे को अपना हथियार बनाना चाहती हैं। प्रिया ने अपने पति को देखा, उसका दिल डर से भर गया। तो हमें क्या करना चाहिए? रोहन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसे दृढ़ आंखों से देखा। हम इसे एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बुरा सपना ख़त्म नहीं हुआ था और इस बार वे उसे जीतने नहीं देंगे। प्रिया और रोहन ने मेज पर रखे पत्र को घूरकर देखा। हर शब्द उनके दिमाग में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। श्रीमती दामिनी डरी नहीं थी। वह जानती थी कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था और वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। रोहन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका सीना गुस्से से फूल रहा था। वह हमें चुनौती दे रही हैं। अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करना जारी रखेंगी। प्रिया ने एक अस्पष्ट भय को अपने दिल में घुसते हुए महसूस किया। उसने अपनी माँ के अपराध को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन वह फिर भी बच निकली थी। अगर वह सब कुछ इस हद तक हेरफेर कर सकती थी तो ऐसा क्या था जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था? फ़ोन की घंटी ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। प्रिया ने धीरे धीरे फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी लेकिन डरावनी ठंडी आवाज़ आई। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे नहीं बच सकते। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल सिकुड़ गया है। उसने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गुस्से से कर्कश हो गई। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? श्रीमती दामिनी हंसी, एक हल्की लेकिन खतरनाक हंसी। मैंने कभी भी कुछ भी बर्बाद करने का इरादा नहीं किया। मैं सिर्फ परिवार की रक्षा कर रही हूँ। यह बच्चा वंश का भविष्य है। वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम रोहन से प्यार करती हो तो तुम्हें इसे परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रिया ने घृणा से अपना पेट सिकुड़ते हुए महसूस किया। तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारे और मेरे पति के बच्चे को पालूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस घृणा के साथ जी सकती हूँ? श्रीमती दामिनी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर उनकी आवाज़ तीखी हो गई।
अगर तुम स्वीकार नहीं करती तो तुम अब मेरी बेटी नहीं हो, और रोहन, उसके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा। उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। रोहन ने फ़ोन छीन लिया। उसकी आवाज़ तेज़ थी। आप हमें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वह बच्चा कभी भी मेरा बेटा नहीं होगा। श्रीमती दामिनी हल्के से हंसी। ओ बेटे, तुम गलत हो। यह तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो, और एक दिन तुम उसे खोजने आओगे। फ़ोन कट गया। एक घातक सन्नाटा छोड़ गया। प्रिया ने रोहन को चिंता भरी आंखों से देखा। हम उन्हें जारी नहीं रखने दे सकते। हमें उन्हें रोकने का एक तरीका खोजना होगा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि वे एक शक्तिशाली और चालाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे सब कुछ खो सकते हैं। अगले दिन वे उस डॉक्टर के पास गए जिसने श्रीमती दामिनी के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया की थी। डॉक्टर ने शुरू में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने आह भरी। हाँ, यह सच है। श्रीमती दामिनी ने मुझे रोहन साहब के शुक्राणु का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यह परिवार के वंश को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। प्रिया ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है। क्या आपके पास कोई सबूत है? डॉक्टर ने चारों ओर देखा, फिर दराज से एक फ़ाइल निकाली। मैंने मेडिकल रिकॉर्ड की एक प्रति रखी है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं इसे आपको दे दूं तो वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। प्रिया ने दृढ़ संकल्प से भरी फाइल ले ली। हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। वे तुरंत पुलिस स्टेशन गए और सभी सबूत जमा किए। पुलिस ने फाइल की जांच की और इस बार वे इसे और अनदेखा नहीं कर सकते थे। श्रीमती दामिनी को एक सम्मन भेजा गया, लेकिन जब पुलिस उनके बंगले पर पहुंची तो वह गायब हो चुकी थी। यह खबर सुनकर प्रिया और रोहन अवाक रह गए। पुलिस ने हर जगह तलाशी ली, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मेज पर केवल एक पत्र छोड़ा गया था। यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो। यह बच्चा पैदा होगा और जब यह बड़ा होगा तो यह अपने पिता को खोजने आएगा। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। उसकी माँ गायब हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। 1 साल बाद जब सब कुछ शांत लग रहा था, प्रिया को अपने फ़ोन पर एक अजीब संदेश मिला। तुम्हारा बेटा पैदा हो गया है। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। एक दिन वह वापस आएगा। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखें डर और बेचैनी से भरी हुई थी। बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। फ़ोन की स्क्रीन पर संदेश एक ठंडी चेतावनी की तरह था। प्रिया ने अपने हाथ में फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने रोहन की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने अभी एक बुरा सपना देखा हो। एक दिन वह वापस आएगा। वे शब्द उनके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहे थे। श्रीमती दामिनी 1 साल से अधिक समय से गायब थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ा था। रोहन ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कर्कश थी। उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। वह उसे कहीं पाल रही हैं। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की। हमें उन्हें खोजना होगा। अगर उनके पास बच्चा है तो वह निश्चित रूप से नहीं रुकेंगी। वह किसी भी समय वापस आ सकती हैं। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट छिपाई नहीं जा सकती थी। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका एक बच्चा एक विकृत साजिश से पैदा हुआ था। दोनों तुरंत खोज में लग गए। उन्होंने एक निजी जासूस को काम पर रखा। सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य स्टेशनों की जांच की, यहाँ तक कि उन लोगों से भी संपर्क किया जिन्होंने श्रीमती दामिनी के गायब होने से पहले उनके साथ काम किया था। लेकिन ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने सभी निशान मिटा दिए थे। सब कुछ एक मृत अंत तक पहुंचता हुआ लग रहा था, जब तक कि एक रात प्रिया के फ़ोन पर एक तस्वीर नहीं भेजी गई। तस्वीर में लगभग 1 साल का एक लड़का था। बच्चे की आंखें बिल्कुल रोहन जैसी तीखी थीं। इसके साथ एक छोटा संदेश था। वह रोहन का बेटा है और वह अपनी माँ के लिए
वह पूरा करेगा जो वह नहीं कर सकी। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया है। इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे एक विकृत व्यक्ति के हाथों में एक मोहरा बना दिया गया था। रोहन ने फ़ोन छीन लिया तस्वीर को। घूरते हुए उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसके हाथ इतने कसकर बंधे थे कि वे सफ़ेद हो गए। वह उसे अपनी मर्जी के अनुसार पाल रही हैं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें बहुत देर होने से पहले बच्चे को खोजना होगा, नहीं तो वह उनका हथियार बन जाएगा। दोनों ने खोजना जारी रखा। इस बार उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की जो कभी श्रीमती दामिनी के करीबी थे और अंत में एक सुराग सामने आया। श्रीमती दामिनी की एक पूर्व पड़ोसी को याद आया कि उसने उन्हें एक अजीब आदमी के साथ रात में निकलते हुए देखा था। वह आदमी एक डॉक्टर जैसा लग रहा था। प्रिया और रोहन ने सुराग का पीछा किया और अंत में उन्हें ग्रामीण इलाके में एक घर मिला। जब वे पास पहुँचे तो एक दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला ठंडे चेहरे के साथ बाहर आई। तुम लोग देर से आए हो। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। श्रीमती दामिनी कहाँ है? महिला ने एक फीकी मुस्कान दी। वह बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन उनका बेटा अभी भी यहाँ है। पीछे एक दरवाज़ा खुला और एक छोटा लड़का बाहर आया। वह केवल 1.5 साल का था, लेकिन उसकी आंखें एक निर्दोष बच्चे की तरह नहीं थीं। उसने रोहन को घूरते हुए देखा, फिर हल्के से हंसा। माँ ने मुझे पिताजी को खोजने के लिए कहा। रोहन अवाक रह गया। प्रिया ने अपने पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस की। बुरा सपना कभी ख़त्म नहीं हुआ था और शायद यह अभी शुरू हुआ था। रोहन अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपने सामने बच्चे को घूर कर देखा। एक लड़का जो केवल 1 साल से थोड़ा अधिक का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी भोला नहीं था, बिल्कुल भी मासूम नहीं था, जैसा कि दूसरे बच्चे होते हैं। माँ ने मुझे पिताजी को खोजने के लिए कहा। उसकी आवाज़ खामोश जगह में एक अभिशाप की तरह गूंज उठी। प्रिया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसका शरीर कांप रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह बच्चा वास्तव में उसके पति और उसकी सगी माँ का था? बच्चे के पीछे खड़ी अधेड़ उम्र की महिला ने एक ठंडी मुस्कान दी। श्रीमती दामिनी जानती थीं कि तुम लोग आओगे। उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम लोग देर से आए। रोहन ने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए। श्रीमती दामिनी कहाँ हैं? उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? महिला ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर लपेट लिया और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह बच्चा मेरे लिए छोड़ दिया है। वह चाहती थीं कि इसे ठीक से पाला जाए। प्रिया ने बच्चे की ओर देखा। उसे लगा कि कुछ बहुत अजीब है। वह डरा नहीं था, रो नहीं रहा था और न ही उसके चेहरे पर एक सामान्य बच्चे की तरह कोई भाव था। वह बस वहाँ खड़ा था, रोहन को देख रहा था। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसकी काली आंखें ऐसी थीं जैसे वह एक शिकार का अवलोकन कर रहा हो। प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। श्रीमती दामिनी ने इसके साथ क्या किया है? महिला ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन भूतिया थी। उन्होंने इसके लिए एक महान भविष्य तैयार किया है। यह एक आदर्श उत्तराधिकारी बनेगा। रोहन ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। यह मेरा बेटा है। मैं तुम लोगों को इसे एक राक्षस नहीं बनाने दूंगा। महिला हल्के से हंसी। यह पहले से ही एक राक्षस है। ठीक उसी समय छोटे बच्चे ने रोहन के कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। वह चौंक गया और नीचे देखा और फिर बच्चे के मुंह से एक ठंडा वाक्य निकला। पिताजी, क्या आप जानते हैं? माँ ने कहा कि मैं आपकी जगह लेने के लिए पैदा हुआ हूँ। प्रिया और रोहन दोनों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। रोहन पीछे हटा, लेकिन बच्चे ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने ऊपर देखा। उसकी गहरी काली आंखें ऐसी थीं जैसे वे उसकी आत्मा में छेद करना चाहती हों। रोहन लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये असंभव है। प्रिया ने उसका हाथ खींचा, लगभग चिल्लाते हुए। हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमें इसे ले जाना होगा।
महिला एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें तेज थीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे ले जा सकते हो? यह श्रीमती दामिनी का है। यह एक महान योजना का हिस्सा है जिसे तुम लोग नहीं समझ सकते। रोहन ने अपना हाथ बच्चे से छुड़ाया। उसे उस महिला के विरोध के बावजूद उठा लिया। बच्चा न रोया न चिल्लाया। उसने बस रोहन को शांत ठंडी आंखों से देखा। रोहन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। यह मेरा बेटा है। मैं किसी को भी इसे उनका हथियार नहीं बनने दूंगा। प्रिया ने उसका हाथ खींचा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वह मुड़े और घर से बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, बच्चा अचानक हल्के से हौंसा, एक छोटी लेकिन भूतिया हौंसी। रोहन ने महसूस किया कि उसका दिल रुक गया है। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हम वास्तव में इसे बचा सकते हैं? रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह बस इतना जानता था कि यह बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। रोहन ने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। प्रिया उसके बगल में दौड़ रही थी। उसकी भ्रमित आंखें अपना डर नहीं छिपा सकती थीं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते थे। अंधेरे ने सुनसान घर से निकलने वाली सड़क को ढक लिया था। सड़क की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। पेड़ों की सरसराहट ऐसी थी जैसे रात में कुछ छिपा हो। रोहन की बाहों में बच्चा अजीब तरह से चुप था। वह एक सामान्य आपात ही देने वो रात ही है बच्चे की तरह न तो छटपटा रहा था और न ही रो रहा था। वह बस रोहन को घूर रहा था। उसकी आंखें एक रहस्य से भरी हुई थीं जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि हम इसे ले जा सकते हैं? रोहन ने अपने दांत भींच लिए। मैं इसे उनके साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो। यह अभी भी मेरा बेटा है। प्रिया ने बच्चे को देखा, लेकिन उसका दिल बेचैनी से भर गया था। वे कार में बैठे। रोहन ने बच्चे को पीछे की सीट पर रखा और जल्दी से गाड़ी चला दी। लेकिन जब कार थोड़ी दूर चली तो प्रिया ने अचानक महसूस किया कि एक काली कार उनका पीछा कर रही है। उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। पीछे की कार ने अपनी लाइटें नहीं जलाई थी, लेकिन वह एक साए की तरह उनके करीब चिपकी हुई थी। अचानक पीछे की सीट से एक छोटी सी हौंसी की आवाज़ आई। रोहन चौंक गया और रियर व्यू मिरर में देखा। बच्चा अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कान एक निर्दोष नवजात शिशु की तरह नहीं थी। हम बच नहीं सकते पिताजी, छोटी आवाज़, लेकिन घुटन भरे माहौल में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। प्रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। वह मुड़ी और बच्चे को भयभीत आंखों से देखा। रोहन, उसने अभी क्या कहा? रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी सांसें भारी थीं। पीछे की कार अचानक तेज हो गई। उसकी हेडलाइटें चमक उठी। चकाचौंध करने वाली रोशनी सीधे रियर व्यू मिरर में चमकी, जिससे रोहन ने नियंत्रण खो दिया। प्रिया चिल्लाई, रोहन सावधान। कार तेजी से एक तरफ मुड़ी, लगभग सड़क से नीचे गिरते गिरते बची। बच्चा चुपचाप बैठा रहा। उसकी मुस्कान नहीं बदली। उसने अपनी आंखें झपकाईं, फिर फुसफुसाया। माँ ने कहा कि तुम बच नहीं सकते। रोहन ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। पीछे की कार ने उन्हें सड़क से धकेलने की कोशिश करते हुए करीब आना शुरू कर दिया। रोहन ने दांत पीसे एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन दूसरी कार ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रिया ने अपना फ़ोन खोला, कांपते हुए पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। असंभव, हम शहर में हैं, सिग्नल क्यों नहीं है? रोहन के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया, एक छोटी सी सड़क में मुड़ गया। दूसरी कार को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वे कोने में मुड़े, पीछे की कार अचानक गायब हो गई। रोहन और प्रिया हाँफ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। कोई और पीछा नहीं कर रहा था। पीछे कोई कार नहीं थी,
बस एक अजीब सन्नाटा था जिसने जगह को ढक लिया था। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? प्रिया मुड़ी और बच्चे को देखा। वह अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब एक नवजात शिशु की नहीं थीं। उसने सीधे उसे देखा, जैसे कि वह शुरू से ही सब कुछ जानता हो। वह मुस्कुराया। माँ आ रही हैं। रोहन और प्रिया दोनों जम गए। बाहर हवा सीटी बजाने लगी। दूर अंधेरे में एक परछाई सड़क के बीच में खड़ी थी, चुपचाप उन्हें देख रही थी। और रात में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? श्रीमती दामिनी वापस आ गई थी। रोहन ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। कार सुनसान सड़क के बीच में रुक गई। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ठंडे पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से नीचे बह रही थीं। प्रिया उसके बगल में बैठी थी। उसके हाथ सीट को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देखते हुए आतंक में बड़ी हो गई थी। आगे अंधेरी सड़क पर श्रीमती दामिनी खड़ी थी। उनकी आकृति सीधी थी। उनका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। केवल उनकी चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। माँ आ रही हैं। बच्चे की मासूम आवाज़ पीछे की सीट से आई। उसका स्वर एक सामान्य बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और एक अजीब मुस्कान दी। प्रिया मुड़ी। उसे लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। बच्चा चुपचाप बैठा रहा। उसका छोटा चेहरा, उसकी काली आंखें गहरी और डरावनी थीं। वह न रो रहा था, न घबरा रहा था, बल्कि शांति से सब कुछ देख रहा था, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि सब कुछ इस नतीजे पर पहुंचेगा। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कर्कश थी, हम रुक नहीं सकते। प्रिया कांप गई, लेकिन वह अपने पति का मतलब समझ गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। रोहन चलो। रोहन ने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा। पहिए सड़क पर चीख उठे। कार सीधे श्रीमती दामिनी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही कार उन्हें टक्कर मारने वाली थी, वह अचानक गायब हो गई। रोहन ने एक बार फिर जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क पर फिसल गई। प्रिया हाँफ रही थी। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं, लेकिन उसे श्रीमती दामिनी कहीं नहीं दिखी। कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहाँ खड़ी थी। फिर दाहिनी ओर की कार की खिड़की से एक हल्की दस्तक की आवाज़ आई। प्रिया जम गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका दिल उसकी छाती में ज़ोर से धड़क रहा था। श्रीमती दामिनी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थीं। उनका चेहरा कांच के करीब था। उनके होंठ एक शैतानी मुस्कान में मुड़े हुए थे। बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? प्रिया चिल्लाई। रोहन ने जल्दी से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार नहीं हिली। इंजन कमज़ोर रूप से चीखा, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। रोहन ने लगातार चाबी घुमाई। उसके हाथ कांप रहे थे। धत तेरे की, कार फंस गई है। बाहर श्रीमती दामिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कार के शीशे पर हल्के से दस्तक दी। टक टक टक। हर दस्तक की लयबद्ध ध्वनि एक आत्मा को बुलाने वाली घंटी की तरह थी, जो प्रिया और रोहन को अत्यधिक आतंक में और गहरा खींच रही थी। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। आंसू बह निकले। रोहन, कुछ करो, हम यहाँ नहीं फंस सकते। रोहन ने दांत पीसे अचानक कार का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। उसने श्रीमती दामिनी का सामना किया। उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंधी हुई थीं। तुम्हें क्या चाहिए? श्रीमती दामिनी ने उसे देखा। उनकी आंखें रुचि से भरी हुई थीं। मैंने तुमसे कहा था, यह बच्चा तुम्हारा बेटा है रोहन। यह मेरा है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। रोहन ने एक गहरी सांस ली। खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें इसे पालने नहीं दूंगा। यह तुम्हारा हथियार नहीं बनेगा। श्रीमती दामिनी हौसी ध्वनि रात में गूंज उठी। यह पहले से ही मेरा एक हिस्सा है। अचानक कार में बच्चा रोने लगा। यह एक सामान्य रोना नहीं था। उसका रोना विकृत, ठंडा, पूरे अंतरिक्ष में गूंज रहा था, जैसे कि यह किसी इंसान से नहीं आ रहा हो। प्रिया मुड़ी और देखा। उसका दिल सिकुड़ गया।
बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें गहरे लाल रंग में बदल गईं और एक ठंडी हवा ने पूरी कार को ढक लिया। रोहन चौंक गया। तुमने इसके साथ क्या किया है? श्रीमती दामिनी बस मुस्कुराईं। मैंने इसे कुछ ऐसा दिया है जो तुम सभी की कल्पना से कहीं अधिक महान है। यह अब केवल एक बच्चा नहीं है, यह मेरी निरंतरता है। प्रिया चिल्लाई कार में दौड़कर बच्चे को गले लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक शक्तिशाली बल ने उसे सीट पर पीछे धकेल दिया। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और प्रिया को घूर कर देखा। माँ, तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। वह आवाज़ उसके सिर में गूंजी बच्चे के मुंह से नहीं निकली। प्रिया रो पड़ी। नहीं माँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जा सकती। तुम्हें माँ के साथ चलना होगा। रोहन दौड़कर प्रिया को कार से बाहर खींचने लगा। प्रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। श्रीमती दामिनी पास आई, झुककर सीधे बच्चे को देखने लगी। बेटा चलो चलते हैं। बच्चा हल्के से हंसा और अपना हाथ श्रीमती दामिनी की ओर बढ़ाया। प्रिया चिल्लाई, बच्चे को वापस छीनने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसे छूने वाला था, श्रीमती दामिनी और बच्चा दोनों अचानक काले धुएं के एक बादल में गायब हो गए। कार में कोई नहीं था, उनका कोई निशान नहीं था। केवल प्रिया और रोहन अंधेरे में अवाक खड़े थे। प्रिया घुटनों के बल गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। रोहन ने अपने हाथ कस लिए, उसके दांत भींच गए। हम उसे वापस पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात की हवा सीटी बजा रही थी, एक आवाज़ लेकर जो अंतरिक्ष में गूंज उठी। चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब वह बड़ा होगा तो वह तुम्हें खोजने वापस आएगा। श्रीमती दामिनी जीत गई थी, लेकिन यह बुरा सपना भी खत्म नहीं हुआ था। अंत में प्रिया और रोहन घोर अंधेरे में खड़े थे। उनके दिल निराशा से भरे हुए थे। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था, जैसे कि वे एक ऐसे बुरे सपने में गिर गए हों जिससे कोई बच न सके। बच्चा, उनका बच्चा, श्रीमती दामिनी द्वारा एक विकृत योजना का हिस्सा बना दिया गया था, जिसे उन्होंने इतने सालों में परिश्रम से बनाया था। न केवल एक बच्चा, बल्कि एक उपकरण, एक शक्तिशाली हथियार, उनके वंश की निरंतरता। प्रिया घुटनों के बल गिर गई, आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बच्चे का नाम पुकारा, जैसे कि वह उसे वापस खींचना चाहती हो, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। नुकसान का एहसास इतना बड़ा था कि वह टूट गई। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। रोहन वहाँ खड़ा था, उसकी आंखें खाली थीं, उसके हाथ इतने कसकर बंधे थे कि वे थक गए थे। हम उसे वापस पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्द खुद से किए गए एक वादे की तरह थे। लेकिन क्या वे श्रीमती दामिनी के खिलाफ जीत सकते थे? एक ऐसी दुश्मन जो इतनी चालाक और शक्तिशाली थी। जब सब कुछ अपना अर्थ खोता हुआ लग रहा था, तो कहीं से एक आवाज़ अंधेरे अंतरिक्ष में गूंज उठी, सुनसान घर में गूंजती हुई, उस अभिशाप की तरह जिसे श्रीमती दामिनी ने पीछे छोड़ दिया था। चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब वह बड़ा होगा तो वह तुम्हें खोजने वापस आएगा। श्रीमती दामिनी जीत गई थी, लेकिन प्रिया और रोहन के लिए यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी का संदेश, यह बुरा सपना अभी भी जारी है। तो सास द्वारा दामाद के बच्चे को जन्म देने की कहानी एक दर्दनाक और रहस्यमय अंत पर पहुंच गई है। यद्यपि उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी, अंधेरे ने अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा है, और प्रिया और रोहन का जीवन हमेशा श्रीमती दामिनी के गलत फैसलों से प्रेतवादित रहेगा। हालांकि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वे अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, प्रकाश को फिर से खोजने के लिए लड़ते रहेंगे। अंत में परिणाम चाहे जो भी हो, ये कहानी प्रेम, दृढ़ता और सबसे कठिन समय में ताकत का एक वसीयतनामा है। वे कभी हार नहीं मानेंगे, और आप जो इस कहानी को देख रहे हैं को भी कभी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए।